देश के 67% आबादी में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई। आईसीएमआर का चौथा सीरो सर्वे। प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित होकर माओवादी कर रहे आत्मसमर्पण। राज्य मंत्रिमंडल ने प्रदेश के सभी विद्यालय और महाविद्यालयों को 2 अगस्त से खोलने का लिया निर्णय। 10वीं और 12वीं की कक्षाएं सबसे पहले शुरू होंगी। और देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा। प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने लोगों को दी शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं अनुराधा दुबे और अब समाचार विस्तार से। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के चौथे सीरो सर्वे के नतीजों में देश के 67% से अधिक लोगों में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी पाई गई है। इस संबंध में आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने बताया कि टीके की 1 डोज ले चुके 81% और दोनों डोज ले चुके 89% से अधिक में एंटीबॉडी मिली है। वहीं टीका नहीं लगवाने वाले 62% लोगों में ही एंटीबॉडी मिली है। डॉक्टर भार्गव ने बताया कि चौथे चरण का राष्ट्रीय सीरो सर्वे जून और जुलाई के महीने में 70 जिलों में कराया गया था। उन्होंने बताया कि ये सर्वेक्षण 28,000 लोगों के अलावा 7,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों पर भी किया गया। महानिदेशक ने बताया कि ये सीरो सर्वे बीते 3 चरणों के सर्वे से अलग था। चौथे चरण के सर्वे में 6 से 17 वर्ष के बच्चों को भी शामिल किया गया था। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के 40 करोड़ लोग अब भी ऐसे हैं जिन्हें कोरोना संक्रमण का खतरा है। इधर राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 41 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। बीते 24 घंटे में 34,25,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 97.36% हो गई है। वहीं अब तक 3 करोड़ 3 लाख से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना संक्रमण के हालात में लगातार सुधार हो रहा है। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 0.5% पर पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना से बचाव के लिए अब तक 1 करोड़ 13 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें 92 लाख से अधिक लोगों ने टीके का पहला डोज और करीब 21 लाख लोगों को वैक्सीन के दोनों डोज लगाए जा चुके हैं। इस बीच राज्य में कोरोना से संक्रमित होने वाले लोगों का आंकड़ा 10 लाख को पार कर गया है। प्रदेश में कल 189 कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा है कि राज्य सरकार सतत विकास कार्य कर रही है, जिसकी वजह से माओवादी लगातार आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आज भिलाई में बीएसपी के अधिकारियों की बैठक के बाद दूरदर्शन समाचार से बातचीत में उन्होंने बताया कि पुलिस अपनी रणनीतियों के जरिए माओवादियों पर लगातार दबाव बढ़ा रही है, जिसके चलते माओवादियों का हौसला पस्त होता जा रहा है। नक्सली मूवमेंट बढ़ा नहीं है, न हम लोग बढ़ने दे रहे हैं। हमारे फोर्स पूरी तैयारी से काम कर रहे हैं और जो अगवा किया गया वो भी उनका भय और डर है, लेकिन सभी को छोड़ दिया गया है। बहुत ज़्यादा सफल रहा है, बहुत अच्छा सफलता मिला है। घर वापसी, लोन वराटू वहाँ का शब्द है, हमारे में घर वापसी बोलते हैं। तो सर्वाधिक नक्सली सरेंडर हो रहे हैं, गिरफ्तार भी हो रहे हैं और वो अपना घर वापस आके अपना काम भी कर रहे हैं। एक अन्य सवाल के जवाब में श्री साहू ने कहा कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी तैयारियां कर ली हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद अब राज्य के सभी विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों को आगामी 2 अगस्त से खोलने का निर्णय लिया गया है। कल हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्कूलों में भौतिक रूप से 50% विद्यार्थियों की उपस्थिति के साथ अध्यापन का कार्य शुरू करने का फैसला लिया गया है।
सबसे पहले 10वीं और 12वीं की कक्षाएं शुरू की जाएंगी। साथ ही ऑनलाइन कक्षाएं भी पूर्व की भांति संचालित होती रहेंगी। राज्य के सभी ITI में भी अध्यापन कार्य शुरू किया जाएगा। वहीं मेडिकल, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक कॉलेज चरणबद्ध रूप से खोले जाएंगे। राज्य के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने मीडिया से बातचीत में बताया कि आंगनबाड़ियों को 26 जुलाई से 2 पालियों में संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है। संक्रमण का प्रतिशत और कोरोना का गाइडलाइन, ये दोनों स्कूल कॉलेज खोलने के जो निर्णय हुए उसमें महत्वपूर्ण बिंदु हैं। संक्रमण का प्रतिशत अगर बढ़ेगा तो निर्णय पुनर्विचार हो जाएगा और प्रोटोकॉल कोरोना के गाइडलाइन का पालन करना ही होगा। और जहां बच्चे, जैसे मैंने आंगनबाड़ी के कहा, वो 2 पालियों में हो जाएगा। 35 बच्चों का एक होता है ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी, तो 15 बच्चे आएंगे तो उसका पालन किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में जमीन के बाजार मूल्य और पंजीयन शुल्क में आगामी 31 मई 2022 तक छूट दिए जाने की अधिसूचना का अनुमोदन भी किया गया। बैठक में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का क्रियान्वयन वर्ष 2021-22 से किए जाने का सैद्धांतिक निर्णय लिया गया। इसके अलावा शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक और संग्रहालय के लिए नवा रायपुर अटल नगर में निःशुल्क भूमि उपलब्ध कराने के साथ ही नवा रायपुर में ही विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए 20 एकड़ भूमि स्कूल शिक्षा विभाग को निःशुल्क आवंटित किए जाने का निर्णय लिया गया। बैठक में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की संपत्तियों को लागत मूल्य पर बेचने और भाड़ा क्रय योजना तथा वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करने का फैसला किया गया। साथ ही सभी को अंतिम किश्तों के भुगतान पर कुल ब्याज में 15% छूट देने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट की बैठक में दवा उद्योगों की औद्योगिक नीति 2019-24 में विशेष प्रोत्साहन पैकेज को मंजूर किया गया। कोरोना काल में शैक्षणिक कार्य भी प्रभावित हुआ है। स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ने से माता पिता की चिंता भी बढ़ गई थी। ऐसे दौर में बच्चों को पढ़ाने के लिए मोहल्ला क्लास शुरू की गई, जो आज बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही है। इसके तहत स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अलग अलग मोहल्ले में एकत्रित कर उनके घरों के पास ही पढ़ाए जाने का सिलसिला शुरू हुआ। इस माध्यम ने न सिर्फ शिक्षा का चेहरा बदल दिया, बल्कि वैश्विक महामारी के दौर में जब स्कूलों के दरवाजे बंद रहे, तब मोहल्लों में गिनती और पहाड़ों की आवाज सुनाई पड़ रही है। कोरिया जिले में भी ऐसे बच्चे जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें मोहल्ला क्लास में पढ़ाया जा रहा है। मोहल्ला क्लास में पढ़ रही छात्रा ने बताया कि सभी छात्रों की पढ़ाई सुचारू रूप से हो रही है और पाठ्यक्रम भी पूरा किया जा रहा है। यहाँ मोहल्ला क्लास लगती हैं। सारे सर, टीचर, मैम सब एक साथ 10:30 बजे स्टूडेंट सब आते हैं और यहाँ अच्छी पढ़ाई हो रही है और जल्दी से जल्दी हमारा स्कूल खुले और हम स्कूल जाएं और हमारी अच्छे से पढ़ाई हो, एग्ज़ाम हो जाए। वहीं शिक्षिका मिलरेड लकड़ा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मोहल्ला क्लास के जरिए छात्रों की बेहतर पढ़ाई हो रही है। हमारे यहाँ कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मोहल्ला क्लास कराया जा रहा है। सभी टीचर्स एवं स्टूडेंट्स टाइम पर स्कूल में आ जाते हैं और अब कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी मास्क, सैनिटाइज़र एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं। सभी बच्चे क्लास में पॉजिटिव रिस्पांस कर रहे हैं। हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट्स के सभी टीचर्स हैं। सभी सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अपने पीरियड में समय पर होती है। सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। सभी बच्चों का रिस्पांस पॉजिटिव है। जिला शिक्षा अधिकारी संजय गुप्ता ने बताया कि जिले में 1500 से अधिक मोहल्ला क्लास संचालित किए जा रहे हैं। जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, वहां ऑनलाइन क्लास का भी संचालन किया जा रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा का पर्व मनाया जा रहा है। लोगों ने स्थानीय मस्जिदों में सीमित संख्या में कोविड से बचाव के नियमों का पालन करते हुए ईद की नमाज अदा की। कुछ राज्यों में कोविड प्रतिबंध लागू होने के कारण लोगों ने अपने घरों में ही नमाज अदा की। अधिकतर स्थानों में सामूहिक नमाज अदा करने का आयोजन नहीं हुआ। कई मुस्लिम धर्मगुरुओं और विद्वानों ने कोविड दिशा निर्देशों का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि ये पर्व मानवीय करुणा, सद्भाव और जन सेवा की भावना को और भी अधिक मजबूत करेगा। छत्तीसगढ़ में भी ये पर्व पारंपरिक रूप से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने इस पर्व पर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना भी की है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने संदेश में कहा है कि ईद उल अजहा का पर्व ईश्वर के प्रति समर्पण और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने प्रदेशवासियों से परस्पर सद्भाव, एकता और भाईचारे की गौरवशाली परंपरा के अनुसार पर्व मनाने की अपील की है। इधर दुर्ग जिले में कुर्बानी और त्याग का पर्व ईद उल अजहा पारंपरिक सौहार्द के साथ मनाया जा रहा है। भिलाई स्थित जामा मस्जिद में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नमाज अदा की जा रही है। इस दौरान नमाजियों ने देश में अमन और खुशहाली की दुआ मांगी। हाफिज मोहम्मद इकबाल अंजुम ने बताया कि ये पर्व त्याग के साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद करने का पैगाम भी देता है। नमाज ईद की 2 रकात नमाज ईद अदा करते हैं और ईद की नमाज के बाद जो है हर मालिक निसाब जो पैसे वाले लोग हैं वो कुर्बानी करते हैं। और कुर्बानी का जो असल मकसद है वो ये नहीं कि उसके गोश्त वगैरह से फ़ायदा उठाया जाए, बल्कि जो उसका असल मकसद है वो ये है कि साल में कम से कम हर मुसलमान का एक लाजमी फरीज़ा बनता है कि अपने पड़ोस, अपने दोस्त अहबाब और गरीबों के लिए जो है वो गोश्त का इंतज़ाम करें, गरीबों में तकसीम करें। कुर्बानी का जो माना ही है, जो उसकी मीनिंग है वो यही है कि कुर्बान करना। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के बारगाह में अपने माल, जान, धन सारी चीज़ों को कुर्बान करना, ये कुर्बानी का असल मकसद है। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठन के लोगों ने भी ईद उल अजहा पर्व की बधाई दी है। यूं तो तलवारबाजी भारतीय रणबांकुरों की शौर्य गाथाओं का हिस्सा रही है, लेकिन खेल के रूप में इसे पहचाना टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली तलवारबाज सीए भवानी देवी ने। टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी एक ऐसी स्पर्धा है जिसमें भारत पहली बार हिस्सा लेने जा रहा है। शौर्य और सफलता की नई कहानी लिख चुकी ये खिलाड़ी अब टोक्यो में शानदार प्रदर्शन करके भारतीय ओलंपिक के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना लिखना चाहेंगी। भवानी की तलवारबाजी में रुचि स्कूल से ही शुरू हो गई थी। साल 2009 के कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में उन्होंने कांस्य पदक जीता था और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पेश है एक रिपोर्ट। – 2012 जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप मेडलिस्ट, 2014 एशियन चैंपियनशिप मेडलिस्ट, 2018 सीनियर कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियन, भारतीय फेंसिंग को पहली बार ओलंपिक्स में पहुंचाने वाली। एक खिलाड़ी दुनिया के किसी कोने में हाथ में तिरंगा लेकर के दौड़ता है, सारे हिंदुस्तान में ऊर्जा भर देता है। प्रधानमंत्री जी के इसी आह्वान से प्रेरित होकर अपनी हर कोशिश में पूरी तन्मयता से जुड़ी हैं भारतीय सेबर फेंसर भवानी देवी। चेन्नई के मध्यम वर्गीय परिवार के 5 बच्चों में सबसे छोटी भवानी ने 11 साल की उम्र में बांस की डंडियों के साथ तलवारबाजी सीखनी शुरू की और इस खेल के शिखर तक पहुंच गईं। At the beginning, it was difficult for me to buy a complete fencing equipments. That's why we used to train with the bamboo sticks during our practice at Nehru Stadium, and we used to proper equipments only for the competition so that we can save money and use the equipments for longer period. लेकिन अपनी तमाम अचीवमेंट्स के बावजूद भवानी 2016 के रियो ओलंपिक्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। अपनी हार को पीछे छोड़ते हुए भवानी ने जल्द ही एक नए जोश के साथ मैदान में जबरदस्त वापसी की और एशिया ओशियानिक जोन में ऑफिशियल रैंकिंग्स के आधार पर टोक्यो ओलंपिक्स में पहली बार फेंसिंग में भारत की भागीदारी सुनिश्चित की। The government of India support has played a very important role in my career, especially the recent support from STOPS and SAI helped me to perform better in the tournaments and help in right time helped me to qualify for Tokyo Olympics. I always want to make my country proud and do my best efforts to
make India proud always. अपने कौशल और अभूतपूर्व उपलब्धियों के बल पर भारत को ओलंपिक के फेंसिंग रिंग में पहली बार जगह दिलाने वाली भवानी देवी हैं 130 करोड़ भारतीयों की ओलंपिक्स की आशा। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।